प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है मौलिक अधिकारों का अर्थ, मौलिक अधिकारों की व्याख्या। मौलिक अधिकारों को जानने से पहले हमें अधिकारों के बारे में जानना होगा। अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है? अधिकार का क्या अर्थ है? वास्तव में देखा जाए तो अधिकार समाज का दावा है। अधिकार समाज की मांगे हैं, या अधिकारों को हम कानून सम्मत सुविधा के रूप में भी देख सकते हैं। अधिकारों को मानव स्वतंत्रता के रूप में लिया जा सकता है। जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो उसे अधिकार कहा जाता है। हमारे डिस्कस का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, जो अनुल्लंघनीय है, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिनमें राज्य बिना किसी विधिक कानून के हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो पूरी तरह से न्याय संगत है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो व्यक्ति का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास करते हैं। मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। जहाँ तक मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में सबसे पहले हमें 539 BC में देखने को मिलता है, जब साइरस की महान सेना के बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और साइरस के द्वारा दासों को मुक्त कर दिया गया और धर्म को चुनने की स्वतंत्रता दी गई। ईसा से 539 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, हमें पता चलता है कि लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे। धर्म चुनने की स्वतंत्रता थी, दासों को मुक्त किया गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विकास चरण में दूसरा महत्वपूर्ण चरण जो है 1215 का इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब ग्रेट लिबर्टी, महान स्वतंत्रता पत्र। 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मैग्ना कार्टा पर राजा को हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया गया, यानी लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इनको भी वर्तमान मौलिक अधिकारों के विकास चरण में एक प्रमुख पग माना जाता है। मौलिक अधिकारों के विकास में 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा करना, फ्रांस की क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया गया। यहाँ से भी मौलिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हो। उसके बाद 1791 में अमेरिकन संविधान के 10वें संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स दी गई। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा, अधिकार पत्र के द्वारा मौलिक अधिकारों का रास्ता और सुगम हो। 1920 में राष्ट्रसंघ द्वारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए। यह भी मौलिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कदम था। राष्ट्रसंघ के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मानव अधिकारों के लिए प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संघ और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसके बाद अगर हम अपने देश की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार अंकित किए गए। अब प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार आवश्यक क्यों जरूरी है? मौलिक अधिकारों का औचित्य क्या है? मौलिक अधिकार मानव स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए मौलिक अधिकारों का जरूरी है। मौलिक अधिकारों के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता।
राजनीतिक चेतना के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। नागरिकों में राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कि शासक कौन है, शासित कौन है, कौन किसके द्वारा शासित हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये केवल मौलिक अधिकारों के द्वारा ही उनमें राजनीतिक चेतना आ सकती है। मानव गरिमा एवं प्रतिष्ठा, मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है, अन्यथा मनुष्यों के साथ जो है पशुओं जैसा व्यवहार हो सकता है। मौलिक अधिकारों में अगर देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भारत के मूल संविधान में, भारत के वर्तमान संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिनमें कुछ अधिकार मौलिक अधिकारों में डाले गए लेकिन उनको सामान्य अधिकार ही कहा जाएगा। जैसे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा में भारत सरकार, राज्य सरकारें, केंद्रीय एवं राज्य विधानसभा, संसद इत्यादि को जो है राज्य की परिभाषा में लिया गया है। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि मौलिक अधिकार लागू होने से पूर्व प्रचलित सभी कानून रद्द किए जाते हैं और संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून मौलिक अधिकारों का विरोध करता है उसको अवैध घोषित किया गया है। तीसरा सामान्य अनुच्छेद अनुच्छेद 31 है, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। ये भारतीय संविधान का मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको रद्द कर दिया गया। अब इसको केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जनरल राइट्स है, और यह आर्टिकल 300A में दिया गया। अगला महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में संसद सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ये भी एक सामान्य अधिकार है। अनुच्छेद 34 में व्यवस्था की गई है कहीं पर भी अराजकता होती है, मार्शल लॉ लागू होने के पश्चात अगर हालात हो जाते हैं तो इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में व्यवस्था दी गई है कि संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कानून निर्माण कर सकती है और जो इनका उल्लंघन करता है उनके विरुद्ध दंड एवं प्रावधान कर सकती है। तो ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 31 को तो सामान्य अधिकार बना ही दिया गया है, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। 33, 34, 35 ये 5 अनुच्छेद जो है वास्तव मौलिक अधिकार नहीं, सामान्य अधिकार है। वर्तमान भारत के संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और इनमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये कुल 23 अनुच्छेद हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण। कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। राज्य में कानून का शासन रहेगा, ये आर्टिकल 14 में दिया गया। आर्टिकल 15 में दिया गया भेदभाव का निषेध। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। स्त्री, बच्चों, SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दी गई है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में समानता दी गई है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि SC, ST, OBC को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये आर्टिकल
16 और सब आर्टिकल 4 में दिया गया है। यह अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं करता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। छुआछूत के अंत के बारे में दिया गया है कि भारत में कोई भी नागरिक छुआछूत जैसा व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1955 में भारत सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया और ऐसा उल्लंघन करने वालों को दंडनीय अपराध के दायरे में माना जाएगा। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। भारत में सेना में, शिक्षा में जो उपाधियां हैं वो प्रदान की गई। जो प्राचीन उपाधियां थी, राव साहब, खान साहब, अहीर साहब, वो सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये भी व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल 18 में दिया गया। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक कुल 5 अनुच्छेद दिए गए और इन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है कि भारत में सभी नागरिक समान हैं। कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। कानून की दृष्टि में कोई नागरिक न बड़ा है न छोटा है। किसी भी नागरिक के साथ जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद है कुल इसमें। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। जो 6वीं स्वतंत्रता है इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसे 19(6) में दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बच गई। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता 19 का भाषण एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपना भाषण, अपने विचार प्रकट करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता है, हालांकि इसमें अपवाद भी दिए गए हैं। राज्य सुरक्षा के नाम पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित और 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित करना, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू। ये कुछ एक प्रतिबंध अपवाद दिए गए हैं। इनके आधार पर आर्टिकल 19(1) में जो भाषण और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है उसको जो है रोका जा सकता है, उससे जो है निरस्त किया जा सकता है ऐसे नागरिकों के लिए। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार लागू है। इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन रोक नहीं लगाई जा सकती। ये भी जो निर्णय है 10 जनवरी 1920 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन रोक एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 19(1) में दूसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता अस्त्र शस्त्र सहित शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। यह 19(ख) में दिया गया है। कोई भी भारत का नागरिक अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकता है। तर्क संगत इसमें भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(ग) में संघ एवं समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी सेम वही अपवाद है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की एकता, अखंडता। आर्टिकल 19(घ) के अनुसार देश में भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है किसी भी तरह भारत के नागरिक घूम फिर सकते हैं। अपवाद इसमें सामान्य जन या आदिम जातियों के हितों के आधार पर अगर प्रभावित हो रही हैं तो भ्रमण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(ड) में दिया गया निवास की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक बिना किसी आज्ञा पत्र के स्थायी या अस्थायी निवास कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है।
सार्वजनिक हित में लिया जा सकता है, आदिम जाति के हित में लिया जा सकता है, विशेष सैन्य क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है। आर्टिकल 19(6) में स्वतंत्रता दी गई है, व्यापार एवं उद्योग धंधों की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी नागरिक किसी प्रकार का उद्योग धंधा अपना सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक हित के आधार पर अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते, व्यवसाय की योग्यताएं निर्धारित कर सकती है सरकार। तो आर्टिकल 19(1) में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण प्रकट करने की, विचार प्रकट करने की, संघ सभा समुदाय के निर्माण करने की, उद्योग धंधों की स्वतंत्रता, देश के एक भूभाग से दूसरे भूभाग में आने जाने की, निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इन पर जो है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सार्वजनिक हित में, सदाचार में, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, मिलिट्री क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा महत्वपूर्ण है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपराध के समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन न हो तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय अगर वो कानून लागू नहीं है तो उसके लिए उसे दंड नहीं दिया जा सकता, और एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20 में अधिकार दिया गया अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। आर्टिकल 21 में दिया गया जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल में इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये व्यवस्था की गई। आर्टिकल 21 में 21 कह दिया गया शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को, प्राइवेसी के राइट को जो है आर्टिकल 21 का एक हिस्सा माना है। तो ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 22 में दिया गया है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। भारत में प्रत्येक नागरिक को अगर बंदी बनाया जाता है तो उस विषय में उसको संरक्षण दिया गया है, यानी अपराध के संबंध में बताए बिना अधिक समय तक किसी नागरिक को बंदी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे नागरिक को जिसको गिरफ्तार किया गया उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने की व्यवस्था की जाती है। उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है, उसे अपने बचाव के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसमें अपवाद भी है, तर्कसंगत प्रतिबंध है। शत्रु देश के नागरिकों पर यह अधिकार लागू नहीं होता, निवारक नज़रबंदी पर लागू नहीं होता। निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के अपराध से पूर्व बंदी, यानी किसी भी नागरिक के संबंध में ये प्रत्याशा हो, ये संदेह हो कि उस नागरिक के किसी प्रकार के रहने से, उसके परफॉर्मेंस से देश की सुरक्षा को, एकता अखंडता को खतरा है, तो ऐसे नागरिकों को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और उन पर जो है बंदीकरण की अवस्था में जो संरक्षण दिया गया वो लागू नहीं होता। जैसे 1981 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, 1985 में TAD टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, 2002 में पोर्टल लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, 2004 में इसको रद्द कर दिया गया। अब इसके जगह गैर कानूनी गतिविधियाँ नियम निवारण 1967 यानी UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ प्रभावी किया गया है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कुल 4 अधिकार दिए गए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। मौलिक अधिकारों में तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद है, आर्टिकल 23 और 24।
आर्टिकल 23 में दिया गया है कि मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का अंत। भारत में किसी भी नागरिक का किसी भी प्रकार से पशुओं की तरह व्यापार नहीं किया जा सकता, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो। बंधुआ मजदूरी का अंत, यानी भारत में हजारों सालों से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को बंधुआ मजदूर की तरह से प्रयोग किया जाता था। अपवाद इसमें क्या है कि राज्य सरकार अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकती है। आर्टिकल 24 दिया गया है बाल श्रम का निषेध, यानी भारत में वो नागरिक जिनकी आयु 14 वर्ष या इससे कम है उनको कठोर कार्य में लगाए जाने पर प्रतिबंध है। और आर्टिकल 21A के तहत ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो आर्टिकल 23 और 24 में दो प्रकार के अधिकार हैं, दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, बिना मजदूरी के किसी व्यक्ति को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, लंबे समय तक उसको बंधवा नहीं रखा जा सकता। 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को कठोर कार्य जैसे खान में या फैक्ट्री में ईंट भट्टों पर नहीं लगाया जा सकता। उनका मूल स्थान जो है विद्यालय है और उनको 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 25 में दिया गया है किसी भी नागरिक को किसी प्रकार के धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है, किसी का प्रचार कर सकता है। इसमें अपवाद दिया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 26 में दिया गया है प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकता है, पोषण कर सकता है, उनका धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकता है, चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकता है, स्वामित्व का उसे अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 27 और 28 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन व्यवस्थाओं में पूरी तरह से भारत के नागरिकों को एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आर्टिकल 27 में दिया गया है कि धर्म विशेष के लिए कर देने के बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कर जिसकी आय से किसी विशेष धर्म का पोषण होता हो, किसी विशेष धर्म की उन्नति होती हो, तो उसके लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 में दिया गया है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। सरकारी और सह सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये आर्टिकल 28 में व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक भारत में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पांचवा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक हित संरक्षण। नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और इन शिक्षण संस्थाओं का वो प्रशासन करने का भी अधिकार रखते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 में दो प्रकार के अधिकार हैं, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और दोनों ही अल्पसंख्यक लोगों के लिए। मौलिक अधिकारों में छठा महत्वपूर्ण अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है। 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके सामान्य अधिकार बनाया गया और एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, जिसे कानूनी अधिकार माना गया। यह भाग 12 में दिया गया है। इसमें कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना नागरिकों को संपत्ति से वंचित न किया जाए। तो ये छठा अधिकार जो अब सामान्य अधिकार हो गया।
क्रमांक में 7वां जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया। भारतीय संविधान का ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। डॉक्टर गजेंद्र गडकर ने इसे प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। आर्टिकल 26 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए 5 प्रकार के आदेश निर्देश जारी करने का अधिकार है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। शरीर पेश करना, लेटस हाउ द बॉडी, यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नज़दीकी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। अगर गिरफ्तारी के उचित कारण नहीं है तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाए। उसे अपना वकील, कानूनी संरक्षण करने का अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दूसरे प्रकार के रिट मैंडामस जारी कर सकते हैं, परमादेश, जिसे इंग्लिश में कमांड कहते हैं। यानी कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह न करता हो तो कर्तव्य पालन का आदेश दिया जा सकता है। ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगा सकते हैं। तीसरा है प्रतिषेध का, प्रोहिबिशन। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जब कोई अधिकारी कानून का उल्लंघन करे या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो उस समय ये रिट, ये आदेश, ये निर्देश लागू किया जा सकता है। उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन, टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी पूर्ण सूचना प्राप्त करना। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से सूचना प्राप्त करना या मामले को अपने पास मंगवाना ताकि अधिकारों अथवा शक्तियों का दुरुपयोग न हो, तो ये रिट भी जारी की जा सकती है। यानी निम्न न्यायालयों से मामला अपने पास मंगवाया जा सकता है। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, बाय विच अथॉरिटी, यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक पद को ग्रहण करे और इस आदेश द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाता है, तब ये आदेश जारी किया जाता है। तो ये आर्टिकल 32 जो है वास्तव में संविधान की आत्मा है। इसके बगैर जो है पूरा संविधान है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 26 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत देश के सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए इन अधिकारों को लागू कर सकती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है, इनकी विस्तृत व्याख्या क्या है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।